नमस्कार। सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बार बार चैनल का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर मूल मंत्र सक्सेस के बारे में। तो देखिए, अभी तक पॉलिटिकल साइंस में चूंकि मैंने कई बार आपसे कहा कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये दोनों के लिए है। स्पेशली यहाँ पर टीचिंग एग्जाम से प्रिपरेशन होती है और इस टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन में दो सब्जेक्ट को प्रेफर किया गया है। एक नंबर एक आपका है सोशल साइंस, और उस सोशल साइंस में दो सब्जेक्ट आपके सामने जा रहे हैं। एक आपका दिया है क्या, पॉलिटिकल साइंस है, आपका पोल साइंस है, और दूसरा आपका जो है वो हिस्ट्री है। तो ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों की क्लास मेरे द्वारा आपको दी जाएगी पूरा डिटेल में प्रैक्टिस के साथ। और दूसरा आपका जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर प्लस इंग्लिश होल आपका कंप्लीट है। तो इंग्लिश लिटरेचर और जो ग्रामर का इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो नेहा मैम देखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट है आपके सामने निःशुल्क चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको जो है शेयर करिए, क्योंकि पहली जो प्राथमिकता है वो 50 सब्सक्राइबर्स की है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 50 आप लाएंगे, उसके बाद हम लाइव हो जाएंगे। और लाइव आने के बाद लाइव में एक फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्टली आप अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम आपकी प्रैक्टिस जो है आपके लिए लाइव करा सकेंगे, तो उसमें आपको अपनी क्षमता को का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो बहुत कुछ बेनिफिट होता है आपका लाइव सेशन का। तो जल्दी जल्दी ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर कर पाएंगे। तो आपका एक काम है, वो काम यहाँ पर है कि इसको शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, जो लोग सब्सक्राइब करें वो बेल को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने अभी बात किया है कई सारे टॉपिक की। जैसे हमने उसमें पिछले वाले टॉपिक में हमने मतलब हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा किया था। और आपको अच्छे प्रकार से पता है कि भाई हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों ही क्या होते हैं, ये वास्तव में संविदावादी विचारक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडन करते हुए राज के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है, समर्थन किया है, और इसलिए कहीं ना कहीं इसको संविदावादी विचारक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीनों के विचारों में बहुत अंतर है। हॉब्स का विचार अलग का है, जॉन लॉक कुछ अलग विचारों की बात करता है, और रूसो को पढ़ेंगे तो रूसो के विचार अलग है। कहने का मतलब है विचार अलग क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पर साफ बात यह है कि कोई भी विचारक होता है, विचारक जिस काल का होता है और उस काल की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का प्रभाव उसके विवरण में मिलता है। तो उसी प्रकार से जॉन लॉक जो है, हॉब्स का विचार लॉक के विचार से बहुत ज्यादा भिन्न होता है। जहां पर हॉब्स राजतंत्रात्मक यानी निरंकुश राजतंत्र की बात करता है, वहीं पर जॉन लॉक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है, वो राजतंत्र का समर्थन नहीं करता। हॉब्स आपका निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, लेकिन जॉन लॉक आपका वो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। वो लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय संप्रभुता की बात तो रूसो करता है। जॉन लॉक कहीं ना कहीं आपका उत्तरदायी की बात कर सकते हैं या सीमित संप्रभुता की बात करता है, क्योंकि वह अपने राजा को अधिकार तो देता है लेकिन अपने राजा के ऊपर मर्यादाओं का एक लिमिटेशन लगा देता है। तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक का विचारधारा हॉब्स के विचारधारा से भिन्न है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं यहाँ पर जॉन लॉक क्या है, उसका जीवन जो है काल क्या है और क्या क्या उसकी थ्योरी है, क्या थॉट है उसके। तो सबसे पहली बात, अगर हम टाइम पीरियड या ड्यूरेशन की बात करें तो जॉन लॉक का जो समयावधि है वो 1632 से लेकर के 1704 तक है। ये जो जन्म इसका होता है दोस्तों, ये 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के समरसेट, ये स्थान याद रखेगा, समरसेट के कैरिंगटन नामक स्थान पर होता है। और इसका जो जन्म होता है वो पूंजीपति के घर में हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहां पर कोई अभाव नहीं होता, जहां पर केवल पैसा ही पैसा होता है, तो आपकी सोच भी कहीं ना कहीं वो चीज उस प्रकार से होती है और आपके विचारों में उसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो लाख वास्तव में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाख के ऊपर पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, और यही कारण है कि लाख को उदारवाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। आप कहेंगे सर व्यक्तिवाद क्या होता है? तो देखिए, व्यक्तिवाद में क्या होता है कि व्यक्तिवाद के केंद्र में व्यक्ति होता है। इसमें साध्य आपका व्यक्ति होता है और साधन आपका राज्य होता है। मतलब राज्य व्यक्ति के हितों को ध्यान में रख करके राज्य को काम करना चाहिए। जहां पर ये चीजें होती हैं वो क्या होता है, वो आपका व्यक्तिवाद या पूंजीवाद या उदारवाद कहलाता है। तो लाख के समय 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, और उसका परिणाम दोस्तों क्या हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप जो निरंकुश राजतंत्र इंग्लैंड में होता है वो निरंकुश राजतंत्र खत्म हो जाता है और वास्तव में संवैधानिक राजतंत्र का उदय हुआ। और उस समय जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, उस क्रांति का नारा क्या था दोस्तों? उस क्रांति का नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। मतलब ये है कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। अगर आप मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, अगर मुझे आप कोई प्रतिनिधित्व नहीं देंगे,
तो हम आपको कोई भी टैक्स या कर नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि नो रिप्रेजेंटेशन और नो टैक्स, इसका नारा जो है गौरवपूर्ण क्रांति में दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लॉक के बारे में और, तो दोस्तों लॉक जो है ना वो गौरवपूर्ण क्रांति के औचित्य को सही ठहराया था, वो गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया था और इसीलिए लॉक को संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र या शक्तियों का विभाजन और विधि के शासन का समर्थक माना गया है। दोस्तों याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा विचारक है जिसे क्रांति का विचारक भी बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर क्रांति के विचारक के रूप में खाती जिसको मिलती है वो है लॉक, क्योंकि इसने क्रांति का समर्थन किया था और सिर्फ ही गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन नहीं किया था, बल्कि इससे इसका प्रभाव अमेरिकी क्रांति पर भी पड़ता है, तो इसलिए इसको क्रांति का विचारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको क्रांति का विचारक भी बोलते हैं, क्रांति का विचारक बोलते हैं। ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। लॉक ने मनोविज्ञान युक्त अनुभव प्रधान प्रणाली के साथ वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। दोस्तों जब उसने लेखन कार्य शुरू किया तो अपने लेखन कार्य में उसने वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन ये जो वर्णनात्मक पद्धति था वो कहीं ना कहीं उसके अनुभव के ऊपर आधारित था। लॉक 1690 में अपने प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है और उसकी किताब का नाम है क्या दोस्तों, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से थॉमस हॉब्स ने अपनी लेवियाथन, हॉब्स की किताब का नाम क्या है दोस्तों, लेवियाथन है, जैसे उसने अपने लेवियाथन में अपने राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उल्लेख किया है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करता है, अधिकार के बारे में बात करता है, संपत्ति के बारे में बात करता है। उसी प्रकार से लॉक की जो प्रसिद्ध किताब है वो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है। और दोस्तों इस किताब में उसने अपने राजनीतिक जो है विचारों को उल्लेख किया है। इसमें उसने वास्तव में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। तो इस पुस्तक के 2 खंड प्रकाशित हुए। आप देखिए पहला जो खंड है दोस्तों, उसमें लॉक ने रॉबर्ट फिमलर द्वारा जो प्रतिपादित दैवीय अधिकार का सिद्धांत था, उस दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन करता है और दूसरे भाग में हॉब्स द्वारा जो प्रतिपादित विचारधारा थी उस निरंकुश राजतंत्र का खंडन करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। तो कहने का मतलब जो टू ट्रीटीज है उसमें 2 बातें करता है। नंबर 1, पहली बात तो रॉबर्ट फिमलर की आलोचना करता है और रॉबर्ट फिमलर आपको मालूम है कि वो वास्तव में दैवी राज की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो एक तरफ तो उनका जो है उनकी आलोचना करता है और दूसरी तरफ जो है वो हॉब्स के निरंकुशवाद के, क्या जो हॉब्स जो है निरंकुश शासन की स्थापना की बात करता है, उसके निरंकुश शासन का भी खंडन करता है और अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। तो कहीं ना कहीं वाहन एक विचारधारक है। वाहन कहता है कि लॉक की जो ट्रीटीज है एक ऐसी दोनाली बंदूक है जिसकी एक नाल रॉबर्ट फिमलर के विरुद्ध है और दूसरी हॉब्स के विरुद्ध तनी हुई है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी हुई है कि वास्तव में हॉब्स की जो ट्रीटीज है वो ऐसी दोनाली बंदूक की तरह है जिसका एक नाल रॉबर्ट फिमलर की ओर है और दूसरा हॉब्स की ओर है। कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर ये वाहन का है। किसका? वाहन का। इस पुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुए वाहन ने लिखा था कि यह पुस्तक अपने प्रकाशन के कम से कम 2 पीढ़ियों के बाद तक इंग्लैंड और फ्रांस में बाइबल की तरह पढ़ी जाती रही है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि 2 पीढ़ियों तक इसकी महत्व जो है वो कम नहीं होती है, इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है और न केवल इंग्लैंड में बल्कि फ्रांस में भी इसको पूरा तवज्जो मिलता है और वहां पर इसके पढ़ने का काम होता है। दोस्तों लॉक जो होता है वो अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत है और अमेरिका के संविधान पर लॉक का प्रभाव पड़ता है। लॉक को आधुनिक काल का पहला विचारक माना जाता है जिसने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉक दोस्तों कहता है, क्या बोलता है? लॉक जो है वो चर्च को राज से स्वतंत्र करते हुए कहता है कि धर्म अंतःकरण का विषय है। क्या धर्म अंतःकरण का विषय है? उसमें न तो राज का हस्तक्षेप होना चाहिए और न ही वाह्य अवरोध का प्रयोग या वाह्य का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब जिस प्रकार से आप देखें कई बार ऐसा होता है कि धर्म के ऊपर राज का नियंत्रण स्थापित करने की बात करते हैं, धर्म पर समय समय पर जो है राज्य परिवर्तन करने का प्रयास करती है, हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। लॉक उसी बात को कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म के अंदर बहुत ज्यादा हमें इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए लॉक कहता है, क्या कहता है कि जो नास्तिकों और धर्म के प्रति कट्टर भाव रखने वाले ऐसे लोग जो नास्तिक है और जो धर्म के प्रति कट्टर भाव रखते हैं उनको राज से बाहर निकाल देना चाहिए। कथन किसका है? ये कथन आपका दिया हुआ किसका? ये कथन किसका है? ये कथन आपका जो है, ये कथन दोस्तों किसका है? ये कथन आपका दिया है लॉक का कथन दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों जो लॉक की कृतियां हैं वो क्या है, लॉक की कौन कौन सी कृतियां हैं।
तो लाक की 2 कृतियां हैं। देखिए एक तो यहाँ 3, मतलब लाक की कुछ कृतियां 3 है यहाँ पर। एक तो क्या है, एक तो मेन आपका दिया है यहाँ पर कि 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, एक लिखता है। दूसरा अ लेटर ऑन टॉलरेशन, और तीसरा दिया है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, यानी 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, दूसरा क्या दिया है अ लेटर ऑन टॉलरेशन, और तीसरा दिया है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। 3 आपकी किताब है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आपका पहली वाली दिया है क्या, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे देखिएगा लाक क्या बोलता है। लाक कहता है कि जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक एवं सार्वजनिक वस्तु में अपना श्रम मिला देता है तो वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है और फिर उसकी सहमति के बिना उसे छीना नहीं जा सकता। अतः लाक ने निजी संपत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में देखा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वास्तव में क्या बोलते हैं, कहता है भाई संपत्ति कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो या फिर गवर्नमेंट संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, सार्वजनिक हो, अगर उस संपत्ति पर किसी का अधिकार होता है, अगर कोई उस पर मेहनत करता है और मेहनत करके उसमें कुछ जो है आगे उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, तो फिर वो जो संपत्ति होती है उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार माना जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं और बात करूं यहाँ पर आपसे, लाक के राजनीतिक विचार क्या है, लाक कहता क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़े वो प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। क्या वो प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, और प्राकृतिक अधिकार की बात क्या करता है, तो कहता है कि भाई पहली बात तो लाक को प्राकृतिक अधिकारों का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन बिल्कुल नहीं किया था। वो केवल और केवल शक्ति के अधिकार को मानता है कि जिसके पास शक्ति है, मतलब वो कहता है कि वास्तव में जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि जिसके पास शक्ति होती है उसी के पास अधिकार होता है। तो वो शक्ति के अधिकार को स्वीकार करता है और कहता है जो शक्तिशाली है केवल शक्तिशाली के पास अधिकार होते हैं, आम जनता के पास अधिकार नहीं होता है, तो शक्ति के अधिकार को मानता है। जबकि लाक जो है दोस्तों वो वास्तव में प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के माने हैं और वो 3 प्राकृतिक अधिकार मानता है। और ये बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि वास्तव में लाक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे पहली बात तो क्या दिया दोस्तों है, एक तो जीवन है आपका, है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा आपका है संपत्ति, तीसरा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब एक बात दोस्तों याद रखिएगा, लाक ने वास्तव में 3 प्राकृतिक अधिकार माने हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये 3 ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन इन तीनों में जो सर्वोच्च मानता है वो इस संपत्ति के अधिकार को मानता है। लाक कहता है कि संपत्ति के अधिकार में वास्तव में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। मतलब जो आपका संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार में क्या होता है दोस्तों, जीवन का भी अधिकार निहित है और उसी में आपका जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार भी निहित है। तो संपत्ति के अधिकार को सबसे ज्यादा महत्व देता है। लाक प्राकृतिक अधिकारों को राज और समाज के पूर्व माना। क्या बोलता है दोस्तों, कहता है कि भाई प्राकृतिक अधिकार जो है वो राज और समाज के पहले हैं। प्राकृतिक अधिकार तब से थे व्यक्ति के पास जब राज और समाज नहीं है, और राज्य और समाज जो है पहले आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बोलूं, लाक ने संपत्ति के, देखिए मैंने कहा लाक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया तथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में निहित माना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा, भाई जो भी व्यक्तिवादी होगा वो संपत्ति को जो है निजी मानेगा, संपत्ति को महत्व देगा, तभी तो पूंजीवाद का समर्थन करेगा। और लाक जो है पूंजीवाद का जनक है, उदारवाद का जनक है, इसलिए ये कहीं ना कहीं ऐसी बात करता है। अब अगर देखें यहाँ पर वाहन ने क्या कहा दोस्तों, वाहन ने कहा कि लाक के राजनीतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। क्या? व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है, सुरक्षा करना है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मानव स्वभाव के बारे में दोस्तों लाक का कथन क्या है, तो देखिए मानव स्वभाव के बारे में जहां हाब्स की बात करें, अगर हाब्स की बात करें तो हाब्स क्या बोलता है, हाब्स कहता है कि वास्तव में मानव स्वभाव जो है बड़ा ही बेकार है। मानव जो होता है वो क्या होता है, वो लालची होता है। मानव जो होता है वो स्वार्थी होता है, वो स्वार्थी होता है, और वो वास्तव में उसका वो किसी का समर्थन नहीं करता। वो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, वो अहंकारी होता है। ठीक है, वो पाश्विक जीवन का जीने वाला होता है। जबकि लाक क्या बोलता है, लाक बोलता है दोस्तों, लाक जो है ना वो मानव स्वभाव को बहुत अच्छा मानता है। लाक का जन्म पूंजीपति के घर में होने के कारण उसका जीवन सुख सुविधाओं से माना युक्त था, इसलिए मानव स्वभाव के प्रति उसके मन में अच्छा दृष्टिकोण था। जबकि जब जो है क्या बोलते हैं, जब आपका हॉब्स पैदा हुआ तो हॉब्स के समय चारों ओर केवल अराजकता थी। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि लाक के अनुसार मनुष्यों में प्रेम, दया व सहानुभूति की भावना होती है, अतः उसने मानव स्वभाव को अच्छा माना। मतलब जहां पर लाक एक तरफ से मानव को पाश्विक बताया, मानव को क्षणभंगुर बताया, मानव को अहंकारी बताया, मानव को स्वार्थी बताया, वहीं पर लाक जो है वो मानव को प्रेम, दया और सहानुभूति की भावना रखने वाला बताया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मानव स्वभाव के सकारात्मक पक्ष का समर्थन करता है।
प्राकृतिक अवस्था की बात दोस्तों करें तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में याद रखिएगा, जहां प्राकृतिक अवस्था में हाब्स बोलता है कि भाई शुरुआती जो प्राकृतिक अवस्था थी वहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष था, और जिसके पास शक्ति थी, मतलब जिसकी लाठी उसकी भेड़, वो खुद बोलता है, कौन, हाब्स बोलता है कि जिसकी लाठी उसकी भेड़, मतलब जिसके पास शक्ति होती है उसके पास पावर, उसके पास जो है सारे अधिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करता है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहता है कि हाब्स ने के विपरीत लाक ने प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष की अवस्था न मान करके सहयोग की अवस्था माना है। चूंकि हाब्स जो है संघर्ष की अवस्था मानता है, लेकिन ये कहता है नहीं, ये संघर्ष की अवस्था नहीं, ये सहयोग की अवस्था है, क्योंकि सारे लोग अच्छे हैं इसलिए सब लोग एक दूसरे में सहयोग करते हैं। क्योंकि मानव स्वभाव अच्छा है इसलिए प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों में परस्पर शांति है, सहयोग है, सद्भावना है, विद्यमान है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति रूपी प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लॉक का विचार है। लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि पहले संपूर्ण समाज अमेरिका जैसे थे। क्या पहले बोला कि पहले संपूर्ण समाज अमेरिका जैसा था। लॉक का मानना था दोस्तों क्या कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। क्या बोलता है कि भाई जो आपका प्राकृतिक अवस्था है व्यक्ति की, वो प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, अर्थात वो राज्य के पहले तो है लेकिन वो पूर्व सामाजिक नहीं है। अर्थात समाज तो तब रहे होंगे, क्या समाज तो तब रहे होंगे ना भाई, जैसे हमने कहा राज्य नहीं होगा, राज्य के पहले है। ये राज्य जो है वो राज्य जो है प्राकृतिक अवस्था के बाद की प्रक्रिया है और प्राकृतिक अवस्था राज्य के पहले की प्रक्रिया है। लेकिन फिर क्या बोलता है, फिर कहता है कि भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका प्राकृतिक, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका प्राकृतिक अवस्था है ये वास्तव में पूर्व राजनीतिक है, राजनीति के पहले की है, लेकिन ये पूर्व सामाजिक नहीं। क्यों? क्योंकि समाज का निर्माण तो तब होने लगता है जब लोगों का समूह मिलता है। ठीक है, इसलिए समाज पहले की प्रक्रिया है जबकि प्राकृतिक अवस्था बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। लॉक क्या बोलता है दोस्तों? लॉक कहता है कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ ठीक था फिर भी कुछ असुविधाएं थी। अब प्रश्न यहाँ पर होगा ना कि भाई अगर सब कुछ बेहतर था तो फिर आखिर लोगों ने समझौता क्यों किया और लोगों ने राज्य की उत्पत्ति कैसे किया? तो वही लॉक बोलता है कि भाई यद्यपि सब कुछ बढ़िया था, ठीक था, फिर भी कुछ असुविधाएं थी। एक निश्चित सत्ता का अभाव था, अतः कानूनों को बनाने वाले, उसे लागू करने वाला और उसकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। मतलब कानून जैसे है ना, कानून कौन बनाएगा, कानून लागू कौन करेगा और कानून की व्याख्या कौन करेगा, तो इसको बताने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक निश्चित सत्ता का अभाव था और निश्चित सत्ता की आवश्यकता थी। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून प्रचलित है और प्राकृतिक कानून विवेक का आदर्श है, ये विवेक का आदेश है। ये कौन बोलता है? ये आपका लॉक बोलता है। कहता है कि भाई प्राकृतिक अवस्था में कौन सा कानून था? प्राकृतिक कानून था। और प्राकृतिक कानून क्या है? तो आप कहेंगे सर विवेक आदेश, मतलब जो हमारा आचरण बोलता है, जो हमारा विवेक बोलता है, वही क्या है? वही प्राकृतिक कानून है। मैकफर्सन बोलता है दोस्तों, मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक सामाजिक समझौता की अवस्था का है। मतलब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वास्तव में लॉक की प्राकृतिक अवस्था को किसने अस्पष्ट प्राकृतिक सामाजिक समझौता की अवस्था का है? तो क्या हो जाएगा? वो मैकफर्सन हो जाएगा दोस्तों। क्या? मैकफर्सन। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर और देखें। लॉक के अनुसार दोस्तों अब यहाँ पर वास्तव में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि लॉक के अनुसार दो समझौता होता है, एक से राज्य की उत्पत्ति होती है और दूसरे से सरकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो लॉक आपका है ना, जब वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत देता है दोस्तों, तो क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, वो कहता है कि वास्तव में सामाजिक समझौता यूं ही नहीं है। एक राज्य की आवश्यकता थी, एक संस्थान की आवश्यकता थी और लोगों ने आपस में दो समझौता किया। एक से राज्य की उत्पत्ति होती है और दूसरे से सरकार की उत्पत्ति होती है। लॉक के अनुसार पहला समझौता सामाजिक समझौता है या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में हुआ। मतलब जो पहला समझौता होता है उसमें केवल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है और उसी के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक पक्षी एवं बिना शर्त वाला है, इसमें कोई शर्त नहीं थी। इसके द्वारा राज का जन्म हुआ अतः राज अस्थायी है। क्या बोले दोस्त? राज अस्थायी है, याद रखिएगा, राज अस्थायी है। यह मुख्य समझौता होता था। मतलब ये है कि अगर कभी कुछ से पूछे कि भाई वास्तव में लॉक का जो मुख्य समझौता था वो क्या था, तो आप कहेंगे सर लॉक का मुख्य समझौता पहला समझौता था, क्योंकि पहले समझौता के द्वारा राज की उत्पत्ति होती है और ये जो आपका राज की उत्पत्ति है ना, वो अस्थायी है, वो अस्थायी नहीं है। जबकि दूसरा जो समझौता है दोस्तों, राजनीतिक समझौता कहा गया है और यह जनता और शासक के बीच में होता है। यह समझौता द्विपक्षीय और सशर्त है। जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को तथा रक्षा का दायित्व शासक को सौंपा है और शासक ने इसकी रक्षा करने का दायित्व जो है पालन करने का कसम खाई है कि भाई हम इसकी सुरक्षा होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सुरक्षा नहीं होती है तो शासक को हटाने का अधिकार भी अपने पास रखा है। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि भाई देखो पहला वाला जो है उसमें तो बिल्कुल क्लियर है, वो समझौता उसमें सरकार, उसमें राज्य इन्वॉल्व नहीं है। पहला समझौता केवल लोगों के बीच में होता है और लोग अपनी सारी शक्ति राज्य को सौंपते हैं और राज्य जो है अस्थायी है, क्योंकि राज्य के खिलाफ आप राज्य को हटा नहीं सकते। आप
लेकिन जो दूसरा समझौता है वो व्यक्ति और समाज या उसके बीच में होता है, और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई मैं आपको अपनी सारी शक्ति राज्य के राजा को दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे दायित्व का निर्वहन, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए, अगर तुम मेरी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो हम तुमको हटा देंगे, तुमको हटाने का अधिकार भी मेरे पास है। ठीक है, तो ये जो आपका ये सरकार है ना, वो वास्तव में अस्थायी नहीं, राज्य तो अस्थायी है, लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो क्या है, आपका अस्थायी है। आप देखिए यहाँ पर राज्य या सरकार का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप के बारे में क्या बोलता है, तो दोस्तों राज्य या स्वरूप के बारे में कहता है कि लॉक आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार में अंतर किया है, याद रखिएगा। लॉक ने सशर्त बता करके असंवैधानिक राजतंत्र या सीमित सरकार का समर्थन करता है। लॉक ने सरकार के लिए ट्रस्ट या धरोहर शब्द का प्रयोग किया, अर्थात सरकार जनता की धरोहर है। मतलब ये है कि लॉक ने वास्तव में जो सरकार है उसके लिए उसने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए धरोहर शब्द का प्रयोग किया है। और याद रखिएगा कि ये वास्तव में सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जबकि जो आपका रूसो है वो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करता है और वास्तव में हाब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे तो लॉक कहता है क्या, लॉक ने संप्रभुता के स्थान में सर्वोच्च शब्द, मतलब संप्रभुता शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया है वो किसने किया दोस्तों, वो बोथा, जिन अभी बाद में पढ़ेंगे बोथा, ठीक है, जिन बोथा, उसको बोंदा, बोंदा कहते हैं ना, बोंदा, बोथा वही बोंदा, उसको बोंदा ने किया है, बोंदा, बोंदा ने संप्रभुता शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। लेकिन संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किसने किया है दोस्तों, वो लॉक ने किया है। लॉक का कथन है किसी व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लॉक दोस्तों कहता है आगे कि कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका तीनों अलग अलग होंगी। विधायिका में जनप्रतिनिधि होंगे तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब स्पष्ट लॉक बोलता है कि भाई देखो बहुत साफ से तीन है, कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका अलग है और विधायिका अलग है, तीनों अलग अलग हैं और तीनों के अपने अलग अलग जनप्रतिनिधि होंगे और तीनों अलग कार्य करेंगे। फिर क्या बोलता है, विधायिका में जनप्रतिनिधि होते हैं, कार्यपालिका में सरकार जो है अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। कहता है कि जब तक विधायिका इजाजत नहीं देती तब तक सरकार जनता पर कोई कर नहीं लगा सकती। मतलब ये है कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इस प्रकार लॉक ने संसदीय लोकतंत्र या उत्तरदायी सरकार का समर्थन किया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि लॉक किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन करता है, तो हो जाएगा संसदीय या उत्तरदायी। अब दोस्तों राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध के बारे में क्या कहता है लॉक, तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये दोस्तों जो लॉक है ना, लॉक ने व्यक्ति को साध और राज्य को साधन बनाना, हमने क्या बोला, हम क्या ये व्यक्तिवादी है, ये उदारवादी है। और जो व्यक्तिवादी या उदारवादी होते हैं ना, वो हमेशा व्यक्ति को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को केंद्र में करके ही अपने कानून का निर्माण करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का निर्माण करते हैं। तो लेकिन लॉक ने व्यक्ति को साध्य माना और राज्य को साधन माना, इसलिए उसे व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। अब देखिए लॉक के अनुसार यदि राज्य व सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता बहुमत से सरकार को हटा सकती है। इसे ही लॉक क्रांति का अधिकार कहता है। मतलब ये जो क्रांति का अधिकार है उसका मतलब क्या है, लॉक क्या बोलता है, तो लॉक वही बात बोला कि भाई कहता है यदि राज्य व सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो जनता है वो बहुमत से सरकार को क्या करेगी, वो हटा देगी, सरकार चेंज कर देगी। वाहन कहता है दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि जो लॉक है दोस्तों, लॉक का प्रत्येक राजनीतिक विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। ये वास्तव में वाहन का विचार है। कहता है कि लॉक का प्रत्येक राजनीतिक, चाहे कोई भी राजनीतिक विचार देता है तो उसका जो विचार है वो व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों तो देखिए जरा सा क्या बोलता है, लॉक कहता है, क्या बोलता है कि समुदाय या जनता एक ऐसे गृहस्वामी की भांति है। क्या बोलता है कि समुदाय या जनता एक ऐसे गृहस्वामी की भांति है जो अपनी रखवाली के लिए पहरेदार की नियुक्ति कर देता है और जाग जाग करके यह देखता रहता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं गया। भाई कितना ज्यादा कटाक्ष किया गया दोस्तों, क्या कहा गया, कहा कि भाई लॉक बोलता है कि समुदाय जनता जो है वो ऐसे गृहस्वामी की तरह है, मतलब ऐसे गृहस्वामी की तरह है जो अपनी रखवाली के लिए पहरेदार की नियुक्ति कर तो देता है लेकिन जाग जाग कर यह देखता रहता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं गया है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। और आगे जरा देखें, मैकफर्सन जो है, मैकफर्सन के अनुसार लॉक वास्तव में उदारवाद का मुख्य स्रोत था। लॉक के अनुसार मनुष्यों के द्वारा राज्य के निर्माण करने और राज्य के अंदर स्वयं को संगठित करने का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। ये सारे पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि सारे पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। और आगे देखें लॉक का फिर कथन है दोस्तों, लॉक क्या बोलता है, लॉक कहता है
कि जहाँ कानून नहीं होती है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होता, अर्थात जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ से अत्याचार प्रारंभ होता है। कौन बोलता है दोस्तों? लाक बोलता है। कि कहने का मतलब लाक कहीं ना कहीं कानून के शासन की स्थापना की बात करता है, कहीं ना कहीं कानून की स्थापना की बात करता है। और शिवाइन कहते हैं दोस्तों, शिवाइन कहता है कि लाक की बाड़ी एक युग की अंतिम महान बाड़ी थी और दूसरे युग की प्रथम महान बाड़ी थी। अर्थात लाक ने चर्च को महत्व देकर के मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया और व्यक्तिवाद का जनक बनकर के आधुनिक काल की प्रथम महान बाड़ी के रूप में स्थान स्थापित हुए। तो ये आपका शिवाइन का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि लाक ने इंग्लैंड की क्रांति का समर्थन किया था, इसलिए उन्हें क्रांति का दार्शनिक भी कहते हैं कई बार। और लाक ने अपने जीवन में कुल 35 पुस्तकें लिखी थी, इसको भी आप याद है। कई बार पूछ लेता है कि लाक ने कुल कितनी पुस्तकों की रचना किया, तो लाक ने कुल कितनी पुस्तकों की रचना किया दोस्तों? आप आंसर 35 पुस्तकों की रचना किया। कितने पुस्तकों की रचना किया दोस्तों? 35 पुस्तकों। तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी पॉइंट मैंने दोस्तों आपको बताया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद रूसो आएगा और रूसो में आप देखिएगा कि रूसो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो इस प्रकार से ये सारी बातें मैंने आपको दिया, इनको ध्यान रखिएगा। खास करके शिवाइन की बातों को जरूर याद रखिएगा, पूछ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों, याद रखिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया।